अनिल भाई जय भीम। जय भीम। शांत हो जाइए। जय भीम। जय भीम। सबसे पहले मेरा सबसे निवेदन है कि सारी जगह यहाँ बैठने की पड़ी है। तो देखिए, अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। अगर आप हम लोगों के आने वाले अनुशासन भी बनाएंगे तो कब अनुशासन बनेगा। सब साथी बैठ जाए, सब साथी। आप लोग बैठ जाए, नीचे बैठ जाए करके भाई, ठीक है। भाई आप लोग बैठ जाए, आपके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। जमीन पर बैठने में परहेज नहीं होना चाहिए। हम जमीन के लोग हैं, ठीक है। इस मिट्टी से पुराना नाता है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद है कि ये टाट मिलने लगा बैठने के लिए, वरना हमारे पुरखों को तो मिट्टी पे भी बैठने की जगह नहीं थी, समझ रहे हो। ये डॉक्टर अम्बेडकर का आशीर्वाद है, वो ना होते तो कुछ हमारे पास होता ही ना। भाई क्या है, आईओ साहब आए या नहीं आए अभी तक? शुक्रिया आपका, नहीं धन्यवाद कीजिएगा मेरी तरफ से प्रशासन का। कल प्रशासन जब हमसे मदद मांगेगा फिर ये मत कहिएगा कि मदद आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आंदोलन बैठा तो आप लिख लीजिए, इस आंदोलन को आपको खत्म करना भारी हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मुझे भी पता लगा कि यहाँ कमिश्नरी है, ठीक। तो प्रशासन का धन्यवाद कर दीजिएगा और एक रिपोर्ट और दे दीजिएगा। आपके जो कोई इंस्पेक्टर है वो भीम आर्मी को बहुत खराब शराब बोलते हैं, सोनू कुमार। हाँ जो भी है, दरोगा जी कुछ भी, उन्हें बताइएगा कि वर्दी उतरवाए बिना छोड़ूंगा नहीं। और एक चीज और बताइएगा कि जिस आदमी ने बात कही है ना, उसके पुरखों ने वर्दी पहनी है। मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, और मेरे पिता ने, और मेरे परिवार के सब लोगों ने वर्दी पहनी है, ठीक। अगर आज के बाद कभी किसी ने ये कहा ना, खासतौर से जिसने बात कही है कि वो ऐसा कर देगा नीले पड़ने के साथ, तो उसको याद कराइएगा जाकर के, लोगों को दिमाग से ठीक किया जाएगा यहाँ करके। वर्दी हम लोगों के लिए ना, हम लोगों के लिए है। वो अपने बाप के घर से टैक्स पैसे नहीं लेगा करने के लिए, हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है उसके पास। ये आप LI की रिपोर्ट में मेंशन करके भेजिएगा, वैसे तो मैं जाऊंगा DIG से पूछने। देखिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बस एक बात है, सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। अगर सम्मान नहीं तो मर जाओ, इससे अच्छा वो सही है, ठीक। और अगर मौत ही अंत है तो समझ लो मरना सबको एक दिन है, चाहे तो एक्सीडेंट में मर जाओ, चाहे बीमारी में मर जाओ, और चाहे अपने समय आने पर मर जाओ, और चाहे इस आंदोलन को लड़ते लड़ते मर जाओ। ये तय आपको करना है। हमने तो खुद इस रास्ते को चुना है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नीले पड़ने के जो लोग हैं, इनको कोई घर का नहीं गया, इन्होंने खुद ये रास्ता चुना डॉक्टर अम्बेडकर का, ठीक। और जब ये रास्ता चुना, इन सबको पता है कि कब किसके साथ कहीं कुछ भी हो सकता है। पुलिस ना जाने मुकदमे लगाएगी, दूसरे लोग मार देंगे, कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात कि बलात्कार करने वाला अगर आपके घर का भाई बेटा भी है तो भीम आर्मी का वो कट्टर दुश्मन है। अगर आपके घर के बच्चे ने ऐसा किया है, किसी भी बेटे के साथ, भीम आर्मी को पता लगता है तो भीम आर्मी उस परसेंट ताकत से विरोध करेगी, इसका कोई कंप्रोमाइज नहीं होती। और बलात्कार करने वाले की कोई जाति नहीं होती, बलात्कार करने वाला बलात्कारी ही होता है। इस बात को सब दिमाग में सेट कर लो। एक बार को आपकी कोई जमीन छीन ले, आपका कोई घर छीन ले, तो चुप रह जाना। लेकिन जब कभी ये पता लगे किसी भी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो रात को सोना मत, सुबह आंदोलन की तैयारी करना सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, कि सुबह आंदोलन होगा कि सरकार और प्रशासन नहीं मानेगा। ये घटना गरीबों को कलंकित करने वाली घटना नहीं है। ये घटना यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कलंकित करने वाली है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है, उसको उठा के लेकर जाया जाता है, उसकी हत्या का प्रयास किया जाता है, और चंद धाराएं लगा करके पूरा प्रशासन जोर लगा देता है कि वो लोग आखिर बच्चे तो बचे कैसे। और हम जैसे सामाजिक लोग जब आते हैं, आइयो छोड़िए
यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है। रात हमारे साथी जो मेरे साथ रहते हैं एनआईयू के इंस्पेक्टर के लगातार फोन जा रहे थे कि हमने SC/ST एक्ट लगा दिया है, हम लगातार बड़ी जांच कर रहे हैं, अध्यक्ष जी को कहे ना आए। मैंने उनको कहा कि उनको समझाइए, मैं वहां कोई लड़ने थोड़े जा रहा हूं या मैं वहां कोई किसी का मकान तोड़ने जा रहा हूं, नहीं, मैं तो उस परिवार को ताकत देने जा रहा हूं जिस बेटी के साथ ये हुआ उसको लगे कि नहीं उसके पीछे उसके भाई खड़े हुए। लेकिन आज लज्जा महसूस कर रहा हूं कि अगर एनआईयू के लोग भी झूठ बोलने लगे हैं तो न्याय की मांग, सच्चाई की बात किससे करें? यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है। 15 तारीख तक का समय है प्रशासन और सरकार का। 15 तारीख तक जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को आकर यहाँ अभद्र भाषा का प्रयोग करके गया वो सस्पेंड। दूसरा, ये आप भी देखिएगा ये बहुत सारे फोटो, अगर इन अपराधियों के संरक्षण में जो हथियार लेकर के साफ साफ दिख रहे हैं और प्रशासन मौन है, तो प्रशासन जवाब दे कि इन पर अब तक आर्म्स एक्ट लगा या नहीं लगा। ये सोशल मीडिया की फोटो है, मैं घर से नहीं लेकर आया। अब क्योंकि आप प्रशासन का कोई व्यक्ति जवाब देने वाला है ही नहीं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्रशासन सिर्फ सरकार के दबाव में है। प्रशासन सरकार का काम करेगा, आपका नहीं करेगा। 15 तारीख को आगरा में आंदोलन शुरू होगा। सिर्फ इसके खिलाफ नहीं, बेटी के साथ गलत हुआ है इसके खिलाफ कि प्रशासन सरकार से मिलकर उस बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहती है। मैं अपने एडवोकेट साथियों से भी कहूंगा कि अब तक इसमें SC/ST एक्ट नहीं लगा है, आप भी प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करें, पूछे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। कानून में प्रावधान है इन बातों को पूछने का। और जैसा कि मैंने पहले कहा, सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। अगर प्रशासनिक व्यवस्था इतनी ढीली है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास ये भी कहने के लिए नहीं है कि हमने इतने लोग जेल भेज दिए हैं और हमारी जांच यहां तक पहुंची है, तो आप समझिए कि वो विरोधी कितने ताकतवर हैं जो प्रशासन को घुटने पर लेकर आ गए हैं। और ये हमारे लिए लज्जा की बात बिल्कुल नहीं है। ये लज्जा की बात किसी के लिए है तो यहां के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है। अब हमें इस आंदोलन को चलाना कैसे है? मैंने पहले कहा, सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। अगर सम्मान के लिए लड़ नहीं सकते तो बिना लड़े तुम मरे हुए को समान हो। इससे अच्छा जाकर के मर जाओ तो ज्यादा बेहतर है। और अगर सम्मान का अंश बाकी है तो मेरे यहां से जाने के बाद, क्योंकि दिल्ली में भी 11 तारीख में बड़ा आंदोलन सम्मान के लिए है, जब आंदोलन की तैयारी करने जाओ तो 11 तारीख की भी जानकारी दो और साथ साथ आगरा में होने वाले 15 तारीख के आंदोलन की भी जानकारी दो। यहां जो और तमाम साथी दूसरे जिलों से आए हैं, इस मंडल के जिलों से आए हैं, एक एक दिन ड्यूटी आंदोलन में उनकी भी लगेगी। 11 के आंदोलन के बाद वो आएंगे एक एक दिन यहां 15 तारीख के आंदोलन में शरीक होने के लिए। और खाली हाथ नहीं आएंगे, ताकत के साथ अपने जिले से आएंगे यहां तक। प्रशासन रोकेगा, मैं जानता हूं, हो सकता है 2-4 मुकदमे भी लग जाए। अब क्योंकि पूर्वजों की व्यवस्था आगे बढ़ाई जाती है, अपने पिता की संपत्ति आगे बढ़ाई जाती है, और भीम आर्मी आपको संपत्ति के नाम पर सिर्फ मुकदमे देती है। न्याय के लिए लड़ने वाले को न्याय के लिए लड़ो और मुकदमे लो। और ये मुकदमे हर नीला पन्ना डालने वाले को सब बिना शर्त के स्वीकार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जिनमें क्षमता हो न्याय के लिए लड़ने की वो इस आंदोलन में साथ रहे, और जिनमें क्षमता ना हो लड़ने की वो अपने परिवार का भरण पोषण करके परिवार को अच्छी शिक्षा देने दिलाने का काम करे। ये तो तय हो चुका है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो इस देश की व्यवस्था को चलाती है
उसे हर बार अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, सम्मान के लिए लड़ना पड़े, चाहे अभी पीछे गए कि 21 तारीख का आंदोलन हो, चाहे गुरु रविदास का दिल्ली का आंदोलन हो, चाहे इस देश में होने वाले बलात्कारों के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन। तो ये भी समझ लीजिए कि ये आंदोलन फिर से आपको लड़ना पड़ेगा। भाई मैं बाबूजी का नाम फिर से भूल गया। अच्छा, मैं चाहूंगा बाबूजी तक खड़े हो जाएं। मुझे लगता है कि यहाँ जितने साथी बैठे हैं मिशनरियों में सबसे सीनियर है। सीनियर तो और भी साथी तमाम बैठे हैं, जैसे हमारे चित्तौड़ साहब हैं, मेरे सामने साथी बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा इस आंदोलन को युवा लीड नहीं करेंगे। इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में कोई रहेगा तो श्याम प्रसाद बोध जी रहेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व श्याम प्रसाद बोध जी करेंगे और इनके पीछे हम सब लोग ढाल बनकर मजबूती के साथ खड़े होंगे। अगर आप इनके नाम से सहमत हैं तो अपने हाथों को खड़ा करके बता दीजिए। तो इस आंदोलन में हम सब इनके साथ रहेंगे। दूसरा, अब इस जानकारी का गांव गांव तक पहुंचना जरूरी हो गया है। आपको समय मिल रहा है आंदोलन में 10 दिन का। आप गांव गांव जब जाएंगे तो प्रचार प्रसार कहेंगे कि नहीं, अब आगरा सिटी में संवैधानिक दायरे में हमें चलना है। यहां हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि आप पहले से ही प्रशासन को भी अपना लेटर दे दें कि यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सभी विंगों का आंदोलन संवैधानिक दायरे में होने जा रहा है, जिसमें हम टेंट गाड़ कर, तंबू गाड़ कर, अपनी रोटी और आटा लेकर के वहीं बैठेंगे। सब लोग वहां चलेंगे और वहां रहेंगे। उसका प्री प्लान करके सबको दे दिया जाएगा। अब चूंकि मुझे नहीं लगता कि यहां आईपीएस रैंक के अधिकारी के पास भी कोई जवाब है इस रेट का। अब क्योंकि डीआईजी महोदय से समय लिया गया, उन तक सूचना भिजवाई गई है। कमिश्नर साहब से कल हमने अपने साथियों से बात कराई तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आइएगा, मुलाकात की जाएगी। लेकिन माननीय कमिश्नर साहब भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब डीआईजी साहब मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता। मैंने सूचना भिजवा दी है, उन्होंने भी समय के लिए 1 बजे से 2 बजे के बीच का समय दे दिया। यहां से जो हमारी कमेटी है मैं उसे लेकर डीआईजी साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। मैंने फिर कहा कि मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जब सब लोगों ने अपने नंबर बंद कर लिए हैं, यहाँ जो आईओ है वो इस घटना के विषय में बताने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो तय है कि बड़ा ओल झोल है, बड़े लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। ठीक, लेकिन न्याय आसानी से नहीं मिलता, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। जब आप लड़ेंगे और आडंबर की व्यवस्था को, पूंजी की व्यवस्था को तार करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्याय आपकी ओर बढ़ेगा। माननीय चित्तौड़ साहब ने बात और महत्वपूर्ण कही कि जिनकी सत्ता होती है वो 10वीं पास को इंस्पेक्टर बना सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बिना एग्जाम पास किए संघ सेवा आयोग का एग्जाम पास किए यहाँ कलेक्टर और आईपीएस बनाने का काम किया। यही कहा आपने चित्तौड़ साहब? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने ये काम किया। ये बात मैं बीच में क्यों बता रहा हूं कि महापुरुष ने बात कही, बात तो गलत है कि दूसरे लोग हमसे ये चाहते हैं यहाँ छुटों से कि हमारे बीच में चीफ लेबर हो, सस्ती लेबर हो। दूसरा शब्द मैं नहीं कह सकता, वो सब जानते हैं, वो ये लोग चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था की और लोकतंत्र की व्यवस्था करके डॉक्टर अंबेडकर यहां से चले गए। ये गलती उन तमाम लोगों की रही जो लोकतंत्र को समझते हुए इस व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाए। क्योंकि अगर हम लोकतंत्र स्थापित कर दिए होते तो आज मुझे यहां आने की आवश्यकता न पड़ती। आज मुझे सिर्फ
एक बार कहना पड़ता और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आते और पटर पटर करके सबको आपको बातों का जवाब देते, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब समझिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब समझिए कि अगर आप अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके अपनी ताकत जनसंख्या के आधार पर शोषित वंचित कमेरा किसान वर्ग के लोग एकजुट हो जाए और यहाँ की सत्ता परिवर्तन छोड़िए, यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन की ओर ध्यान दें। जब आप व्यवस्था परिवर्तन की ओर ध्यान देंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, और जब सत्ता परिवर्तन होगी ये तय उन लोगों पर करता है जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में कागज में तो लिखा हुआ है बेटियों का साथ और बेटियों का विकास, लेकिन जमीन पर बेटियों का बलात्कार, बेटियों का सब सत्यानाश और बेटियों की जो दुर्दशा इस सरकार में है वो सब चीजें छुपी नहीं। सीधा सीधा मतलब है कि जो रेप की घटनाएं हमारे साथ होती हैं इसके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिस्सेदारी हम भी है, जिम्मेदार हम भी, क्योंकि हम एकत्रित होकर इकट्ठा होकर अपनी व्यवस्था को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, जो फूले साहु अम्बेडकर की व्यवस्था, जो बुद्ध रैदास नानक कबीर की व्यवस्था है। अब जिन्होंने रेप करना ही जिनकी हिस्ट्री रही हो तो वो रेप करेंगे, और जिनका इतिहास समानता का रहा हो वो समानता का राज स्थापित करेंगे। ये रेप पहली बार नहीं हुआ, ये हजारों सालों से लगातार होते आ रहे हैं, लगातार। ये तो पहले न्याय भी नहीं मिला करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर समानता का अधिकार दिया, तो जब जाकर के हम कहीं न्याय की डिमांड करने लायक हो गए। अब हमें समझना पड़ेगा, रोज रोज सड़क पर नहीं आया जा सकता, रोज रोज आंदोलन के लिए भी नहीं बैठा जा सकता। मैं जानता हूं मेरे परिवार गरीब है, सुबह शाम तक मजदूरी नहीं करेंगे तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। मैं तो सलूट करता हूं समाज को कि मजदूरी करने के बावजूद भी ये समाज अपने सम्मान के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है। एक समय की रोटी नहीं खाता लेकिन आंदोलन के लिए खड़ा हो जाता है। सलूट करता हूं समाज। अभी समाज को आंदोलन के साथ साथ अपनी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। जब मैं कार्यक्रमों में जाता हूं, सतगुरु रविदास जी के सत्संगों में जाता हूं, तथागत बुद्ध की कथाओं में जाता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलनों में जब मैं जाता हूं, कार्यक्रमों में जाता हूं, तो कुछ जगह मुझे देखने को मिला कि माइक लेने से पहले ये कहा जाता है कि कोई राजनीतिक बात यहां नहीं होगी, यहां ये सामाजिक आंदोलन है, ये कहा जाता है। लेकिन जब मैं दूसरी ओर होने वाले बलात्कारों को देखता हूं, हत्याओं को देखता हूं, तब वहां कोई ये नहीं कहता कि ये भी सामाजिक व्यवस्था, इस पर सब लोग इकट्ठा मिलकर के चलेंगे। इन दोनों चीजों का मतलब समझिए कि जब हमारे साथ दुराचार होता है, जब हमारे साथ घटनाएं घटित होती हैं, तब हम कुछ लोग आकर लड़ने का काम करते हैं, कुछ लोग पीछे से टांग खिंचाई का काम करते हैं। और क्योंकि ये गरीब वर्ग जाता है नेताजी के चरणों में नतमस्तक होता है, कहता है जी हमें न्याय दिलाइए। वहीं मैं दूसरी ओर जब देखता हूं सामाजिक आंदोलनों में जहां शक्ति का निर्माण होता है, ताकत का निर्माण होता है, कि अगर उस ताकत को सही तरीके से ढाल लिया जाए तो बलात्कारी बहुत दूर दूर तक भाग जाएंगे। वहां बाइक के माध्यम से यह कह दिया जाता है कि राजनीतिक बात नहीं की जाएगी। अपने सामाजिक आंदोलनों में, अपनी शादियों में, अपने जीवन में, अपने मरण में कोई भी कार्यक्रम हो तो वहां राजनीतिक बात करना शुरू कर दीजिए, अपनी हिस्सेदारी की बात करना शुरू कर दीजिए। ये बलात्कारी दिन के दिन छोड़कर ये क्षेत्र बगैर देश छोड़कर भाग जाए। अगर आपने हिस्सेदारी शुरू की तो ये हिस्सेदारी शुरू करनी जरूरी है। ये इस लड़ाई का आगाज रहेगा अगर सब हिस्सेदारी की बात करना शुरू कर दें। अफसोस भी होता है कभी कभी, कितनी बड़ी आबादी और आज ये दुर्दशा। मैं कहता हूं बेटियों से भी बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, हालांकि संवैधानिक आदमी हूं, ये बात नहीं कहनी चाहिए। बेटी अपने शरीर को मजबूत करें, व्यायाम करके, योग करके, दौड़ लगाकर शरीर को मजबूत करें। और जब कोई गंदी निगाह पर डाले तो आपकी उंगली इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसकी निगाह डलती हुई उंगली उसकी आंख में जाए, उसकी आंख फट कर भाग जाए। जिस दिन ये विचारधारा आप लोगों के मन में बैठ गई तो शोषित वंचित वर्ग के
लोगों के साथ गलत होना, बेटियों के साथ गलत होना बंद हो जाएगा। और मैं बताऊं बेटियों को भी साफ साफ कि बाबा साहब अम्बेडकर समानता का अधिकार है पुरुषों के लिए नहीं, उनके सबसे बड़ी विचारधारा बेटियों के लिए दिख रहे थे कि बेटियां समानता के साथ उठ खड़ी और बैठ जाएं। डरने घबराने की जरूरत नहीं। भीम आर्मी के करोड़ों भाई तुम्हारे पीछे खड़े हैं, करोड़ों भाई। लेकिन ऐसे दुराचारियों को, रेप करने वालों को जिस दिन आपने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया तो समझिए एक घटना पूरे देश की व्यवस्था को हिलाकर रख देगी। एक बेटे की हिम्मत है पूरे देश की व्यवस्था को चैलेंज कर देगी, पूरे देश में गलत काम करने वाले लोगों को चैलेंज कर देगी। तो मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि मेरी इस दुख भरी व्यथा को आपने सुना होगा, क्योंकि हर रोज 2 से 4 केस पूरे देश में रेप के आते हैं। हर रोज हर रोज 2 से 4 केस रेप के आते हैं और हर रोज उनको रात को बैठकर 2-2, 3-3 घंटे सोचा करते हैं कि आखिर ये रुकेगा कैसे। न्याय की उम्मीद उनसे की जा सकती है जिनमें कहीं न्याय का अंश बचा हो। यहाँ की मौजूदा सरकार में न्याय का कोई अंश नहीं बचा है, तो उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि इस केस को जो देख रहे हैं माननीय सुरेश चंद्र सोनी जी यहाँ आ गए हैं, वो आ जाएं और इस केस की अपडेट को बताने का काम करें। मुझे लगता है कि सुरेश चंद्र सोनी जी यहाँ आ गए हैं, वो इस केस की अपडेट को बताने का काम करें, क्योंकि प्रशासन के कुछ साथियों ने, LIU वालों ने मुझे ये बताया कि ऐसे स्टेट लग गया, उसका पूरा अपडेट दें। मैं थोड़ा अपडेट आपको भी कर दूं वकील साहब कि 15 तारीख तक अगर प्रशासन ने, सरकार ने इसमें सही उचित डिसीजन लेकर के व्यवस्था को आगे ना बढ़ाया तो आज सब लोगों के लिए यहाँ हफ्ता भर, महीने भर आंदोलन की घोषणा कर दी गई है, ठीक, जिसमें यहाँ के सबसे सीनियर मिशनरी बोध जी को वो कर दिया गया है। तो मैंने कहा भाई ज्ञापन टाइप हो गया है, तो इसके बाद जो है हम सब लोग DIG साहब के पास चलेंगे, ठीक, अपने ज्ञापन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास कोई जवाब है। आप केस की अपडेट कर दीजिए और इसके बाद, क्योंकि हाँ समय बच गया है, 1:30 बजे का वहाँ समय लीजिए। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बात मुझे और हाथ खड़े करके बता दीजिए, जिसको आंदोलन से डर लगता है वो भी हाथ खड़ा कर ले, देखिए कोई डरने की बात नहीं है। अगर कितने सीधे लोग हैं हमारे, देखिए पहले चीजों को समझा कीजिए। मैंने ये कहा कि जिसको डर लगता हो वो हाथ खड़ा करे, ठीक है, और जिसको डर नहीं लगता वो हाथ खड़ा करे, वो गेट खोपो का आंदोलन में जाएगा। दूसरा, एक नई चीज और, हमारे आंदोलनों को हिंसक बनाया जाता है। हम आंदोलन करने गए, हमको लाठी मार दी जाएगी। ये आंदोलन हमें अपना पूर्णतः संवैधानिक रखना है। अगर एक लाठी में किसी ने मार दी ना तो ठीक है भाई, मार दो, समझ रहे हो, पलट का जवाब नहीं देना, क्योंकि ये आगरा है, पलट का जवाब दिया जाता है, मैं जानता हूँ दे देते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हम पलट का जवाब देते हैं तो जो हमारी लड़ाई होती है वो तो खत्म हो जाती है, एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसा अभी फिरोजाबाद में हुआ है कि एक बच्चे की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई, हमने न्याय की मांग की, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हम उस बच्चे के लिए न्याय तो करना भूल गए, जो हमारे 100-150 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए उनके चक्कर में लग गए। तो हिंसक नहीं होना, संवैधानिक तरीके से लाकर बैठना, अपनी रोटी बना के ले जाओ, बैठो पूरे दिन वहां, शाम को बीमार में टीम रहेगी पूरी रात, फिर सुबह जाओ के फिर बैठो, रोज बैठो। 10 दिन मिल जाएगी प्रशासन के, जहाँ पे लखनऊ की सरकार भी 10 दिन में, 11वां दिन नहीं। और जब लगेगा भाई नहीं मान रहे हैं तो फिर जानवर भी उठा लेंगे घर से, अपनी गाय भैंस है गाँव में बहुत हमारे यहाँ। भाई DM का काम है रोटी खिलाना, तो भाई मजदूर तो हम है ही भाई, वैसे भी मिट्टी पर रहना, वैसे मिट्टी पर रहना है। ठीक, माननीय वकील साहब जानकारी दे दीजिए, फिर चलता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रतन साहब और उपस्थित भीम आर्मी
के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ साथी और पूर्व MLC महोदय चित्तौड़ साहब और उपस्थित सम्मानित महिलाएं, जैसे कि मैंने पहले घोषणा की थी 2 अप्रैल 2018 को कि आंदोलन में जो भी गिरफ्तार होगा उसके घर के खाने का खर्चा और उसकी जमानत का खर्चा मैं उठाऊंगा, तो वो काम मैंने किया था। मैंने अपने घर से पैसा लगा करके 2 अप्रैल 18 के मामले में सभी लोगों की जमानतें कराई थी और खाद्य सामग्री भी मैंने घर भेजी थी। इसीलिए इस ताल फिरोज खां में मैं आज ये घोषणा करता हूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है आंदोलन की, शांतिपूर्वक आंदोलन की जो घोषणा की है, फिर भी पुलिस नहीं मानेगी और वो बंद करती है, तो उसमें निःशुल्क पैरवी वकालत की जाएगी और उनके घर पे खाद्य सामग्री भी पहुंचाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। ये हमारी घोषणा है। इसके अलावा जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मुझे निर्देश दिया है कि मैं अपडेट करूं मुकदमे के संदर्भ में, तो अपडेट तो ये है कि मुकदमे का गुण गोबर किया जा रहा है। ये घटना 21/8 की रात्रि 8:30 बजे की है और मैरिज होम की घटना है, जो प्रेमचंद कुशवाहा उसका मालिक है। 22 तारीख को ही बिना देर किए इसकी FIR होती है। भीमा और आकाश का नाम उसमें FIR में लिखा जाता है। चूंकि प्रेमचंद कुशवाहा को इसलिए इसमें अभियुक्त बनाया गया कि पास्को एक्ट के अंतर्गत जिसकी जमीन पर नाबालिग बच्ची से कोई छेड़छाड़ या आपराधिक वारदात होगी, तो वो जमीन का मालिक भी उसमें अपराधी बनेगा। इस घटना की वादिनी मचला देवी है और 15 वर्षीय लड़की है। इसमें पास्को एक्ट और बलात्कार की धाराएं लगी हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आज तक नहीं लगा है। आपकी यहाँ जो LIU खड़ी है वो झूठ बोलती है, पुलिस जो कहती है वो झूठ बोलती है, अधिकारी जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। आज तक मैं अदालत से होकर आया हूँ। आज प्रेमचंद कुशवाहा की जमानत पर बहस होनी थी, लेकिन केस जारी न पहुंचने पर वो बहस 9 तारीख के लिए टल गई है और आज तक उसमें हरिजन एक्ट, जिसे हम कहते हैं छोटी सी भाषा में, जो SC/ST एक्ट है वो नहीं लगा है। और जब तक SC/ST एक्ट नहीं लगेगा हमको न्याय नहीं मिलेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चित्तौड़ जी जो साथ में है आप लोगों के, ये हरिजन एक्ट को लगा करके ही मानेंगे। जब तक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम नहीं लग जाता है, हम चैन से नहीं बैठेंगे, रोटी नहीं खाएंगे। ये इसके अलावा ये है कि पुलिस ने कह दिया हमसे, आज सुबह भी कह दिया कि हमने लगा दिया। मैंने कहा मूर्ख और लोगों को बनाया करो जो मूर्ख होते हैं। अब अनुसूचित जाति अधिनियम जब लगेगा, जब पहले ये अदालत में पुलिस दरखास्त देगी, मुलजिमों को जेल से तलब करेगी अदालत, और जब तलब करेगी तो उसमें बहस होगी। बहस के बाद अनुसूचित जाति अधिनियम उसमें बढ़ाने का काम किया जाएगा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का अच्छे से पालन करूंगा और चित्तौड़ जी के कंधे से कंधा मिला के मैं काम करूंगा। जय भीम, जय भारत। जय 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 भीम।